अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इससे पहले मैंने दिलीप साहब के घर का विज़िट आपको कराया था। आज हम आपको शकील वहीदुल्लाह साहब से मुलाकात कराएंगे कि जिनके पास एक ख़जाना है दिलीप साहब के हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। सबसे पहले तो मैं बैसियत इंसान जो उनका करैक्टर था उसमें मैं आपके साथ बात करूं कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अमन के एक मैसेंजर के तौर पे उन्होंने काम किया है। दिलीप साहब की शख्सियत इतनी बड़ी शख्सियत के वो मालिक थे कि उनकी बात हिंदुस्तान में भी लोग सुनते थे, पाकिस्तान में भी सुनते थे। उन्होंने फिल्मों के अलावा जो उनकी समाजी खिदमत थी उसमें हमेशा उन्होंने दोनों मुल्कों में प्यार मोहब्बत और दोनों मुल्कों के लोगों को एक दूसरे के नज़दीक लाने के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। वो समाजी लिहाज से भी जब वो सियासत में थे तब भी उनका ये रोल था, और फ़िल्मी दुनिया में जब वो पूरे उरूज पे थे तो तब भी उन्होंने जो है ऐसे करैक्टर किए कि जिससे दोनों मुल्कों के लोग वो एक दूसरे के नज़दीक आए। दिलीप साहब उनका जो अपना ज़ाती नाम था पैदाइशी वो था यूसुफ खान। 11 दिसंबर 1922 को लाला सरवर के घर पे माला खुदादाद में उनकी पैदाइश हुई थी, और तकरीबन 13-14 साल की उम्र में वो यहाँ से हिंदुस्तान माइग्रेट करके चले गए थे। तब तो पाकिस्तान नहीं था, सब बरसगीर पाक व हिंद था। तो उनके वालिद साहब चूँकि यहाँ पे फ्रूट का कारोबार करते थे और उनको काफ़ी लॉस हुआ था, तो तब उनके दोस्तों ने उनको मशवरा दिया था कि पेशावर में मज़ीद बिज़नेस जारी रखने की बजाय आप कलकत्ता जाएं। तो पहले वो कलकत्ता गए 1923-24 में, और कलकत्ता से फिर वो मुस्तकिलन जो है बम्बई गए। तब वो बम्बई था, आज उसको मुंबई बोलते हैं। तो जाते वक्त उन्होंने अपना जो पेशावर में घर था वो तकरीबन कोई 2500 में गिरवी रख दिया था, और वापस जब आया है अल्लाह की शान देखें कि जब वो मुंबई गए तो वहाँ पे वो काफ़ी स्टेबल हो गए थे और कारोबार उनका ठीक ठाक चलने लगा। तब उन्होंने फैसला ये किया कि अब वो मुस्तकिल जो है ना हिंदुस्तान में रहेंगे, मुंबई में। तो तब वो पाकिस्तान वापस आए पेशावर, और फिर अपने बच्चों को, बीवी को और सब बच्चों को जो है ना यहाँ से अपने साथ लेकर गए। ये 1933-34 में ये लोग पेशावर से फिर मुंबई की तरफ जो है ना मुस्तकिलन गए। दिलीप साहब ने फरमाया कि यहाँ पे उन्होंने नानकपुर स्कूल में यहाँ पे उन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई भी की है, और जो उनके पुराने दोस्त थे यहाँ पे कुछ नाम उनको याद थे, कुछ नहीं याद थे। अलबत्ता उनको एक माला खुदादाद में जो स्कूल था वहाँ पे बेर का एक दरख्त उनको याद था कि उस बेर के दरख्त के नीचे हम बैठते थे और हमारे मौलवी साहब यहाँ पे जो ना हमें सबक पढ़ाया करते थे। देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि पेशावर ने यूसुफ खान को पैदा किया था। कुदरत का एक निज़ाम अब आप देखें, पेशावर ने यूसुफ खान को पैदा किया था, यूसुफ खान ने दिलीप कुमार को पैदा किया। तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुदरत के इस निज़ाम में असल में दिलीप कुमार को बनाने के लिए यूसुफ खान की पैदाइश होती है। फिर वहीं यूसुफ खान जो है ना वो बड़ा होकर 1944 में फिर यूसुफ खान से वो दिलीप कुमार बनता है, और जब वो दिलीप कुमार बनता है तो वही दिलीप कुमार फिर यूसुफ खान से जो है ना वो पूरी दुनिया पे छा जाता है। बल्कि हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे वो मुसलसल 65 फिल्में जो उन्होंने दी थी, उसी फिल्मों की वजह से और मजबूत कैरेक्टर की वजह से दिलीप कुमार ने हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री पे राज किया। दिलीप कुमार जब वो बना तो ये जो सालगिरह हम मनाते हैं ये असल में यूसुफ खान की नहीं मनाते, ये दिलीप कुमार की मनाते हैं, दिलीप कुमार की याद में मनाते हैं, दिलीप कुमार के लिए मनाते हैं। यूसुफ खान तो उनका अपना नाम था, लेकिन उन्होंने दिलीप कुमार बन के जो फिल्म इंडस्ट्री की और फ़न व सकाफ़त की और अदब की जो खिदमत की है, मेरे ख्याल में उसी चीज़ ने उनकी उन खिदमत ने उनको हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रखा। जैसे मैंने आपको कहा कि दिलीप साहब हम यहाँ पे जो सालगिरह मनाते हैं वो दिलीप साहब की, तो दिलीप साहब की ज़रूरत हमें उस टाइम पे पड़ी कि जब 2009 में कुछ पेशावर के हमारे दोस्त थे, उन्होंने ये फ़ैसले किया कि अरे पेशावर के लोगों को और हिंदुस्तान के लोगों में जो प्यार मोहब्बत का सिलसिला है उसको मज़ीद मजबूत करने के लिए हमें जो इस सरज़मीन ने ऐसे लोगों को पैदा किए, तो क्यों ना उन लोगों को हम जो है ना पेशावर के लोगों के साथ उनको मिलवाने का कोई तरीका करें। तो तब मैंने अपने एक दोस्त के ज़रिए मनोज कुमार साहब के साथ रब्ता किया कि भाई मनोज साहब, मुझे दिलीप कुमार साहब का नंबर चाहिए। तो तब मुझे उस टाइम पे पता चला कि मनोज कुमार साहब का ताल्लुक़ भी पख्तूनख्वा से है, एबटाबाद से,
और ये उन्होंने बहुत फ़ख्री अंदाज से मुझे कहा था कि भाई मेरा ताल्लुक़ भी यहाँ से है। और फिर उनकी रेफरेंस पे उन्होंने मुझे दिलीप साहब का नंबर भी दिया, और मुझसे पहले दिलीप साहब को ख़ुद उन्होंने फ़ोन किया कि भाई पेशावर से कुछ आपके शहर के लोग हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं इशू पे, किसी इशू पे। तो दिलीप साहब का बड़ापन आप देखें कि वो भी उनके उरूज का दौर था। तो दिलीप साहब ने तकरीबन 15-20 मिनट, मैं ख़ुद उनको फ़ोन करने वाला था तो दिलीप साहब की तरफ से फ़ोन आया, और जब फ़ोन मैंने अटेंड किया तो हेलो करने के बाद जब मैंने पूछा कि जी किससे बात करनी है, तो उन्होंने कहा कि मैं जी यूसुफ़ खान बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि जी आप यूसुफ़ खान साहब किससे बात करनी है? तो उसने कहा कि मैंने शकील से बात करनी है। मैंने कहा जी मैं शकील बात कर रहा हूँ। कहते जी मैं यूसुफ़ खान बात कर रहा हूँ। मैंने कहा जी आप बात करें, जारी रखिए, मैं सुन रहा हूँ, किस सिलसिले में आपने फ़ोन किया? तो उसने कहा कि नहीं, आपने मुझे कॉल की थी, मुझे मनोज कुमार ने कहा कि भाई पेशावर के कुछ लोग हैं वो आपसे बात करना चाहते हैं। और मैंने कहा जी मैंने तो दिलीप कुमार साहब के लिए फ़ोन किया था, तो आप उनके सेक्रेटरी हैं? तो वो हंस पड़े हैं। उन्होंने कहा कि बस आप यूँ समझें कि मैं उनके सेक्रेटरी हूँ, और अभी जो आप बात कर रहे हैं वो यूसुफ़ खान नहीं है बल्कि दिलीप कुमार से आप बात कर रहे हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि मैं दिलीप कुमार बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे मेरी कैफियत जो है ना वो ऐसी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। मेरे हाथ में जो रिसीवर था, आप यकीन करें कि वो रिसीवर मेरे हाथ से गिर गया। रिसीवर उठाते उठाते जब मैंने दोबारा उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आई अंडरस्टैंड दैट, जो कैफियत आपकी है वो अमूमन लोगों की होती है, और मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं इस टाइम पे पेशावर से बात कर रहा हूँ, मतलब आपसे नहीं बल्कि पेशावर से बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल उन्होंने फिर उस टाइम पे कहा कि इस टाइम पे मैं शूटिंग में जा रहा हूँ और मैं तफसीलन आपसे जो है ना रात को मैं बात करूँगा। बहरहाल मेरे जहन में ये था कि अब इतने मसरूफ़ आदमी है, इतने बड़े आदमी है, अब उनके पास दोबारा टाइम होगा या नहीं। लेकिन आप यकीन जानिए कि जो उन्होंने टाइम बताया था पाकिस्तान टाइम के मुताबिक उसी रात को 11:15 बजे उन्होंने फ़ोन किया, और तकरीबन हम 1.25 घंटे फ़ोन पर बातें करते हैं। मुख्तलिफ़ दोस्तों के मुतालिक जो है ना वो पूछते रहे। उनके जहन में ये था, जैसे मेरा नाम शकील वहीदुल्लाह खान, तो उनके जहन में ये था कि शायद मैं कोई बहुत बूढ़ा और सीनियर आदमी हूँगा, मुझे उनके बचपन के सारे दोस्तों का पता होगा। तो जब मैंने उनको अपनी उम्र का बताया कि जी बेशक आपके यहाँ पे दोस्त वगैरह होंगे, लेकिन मैं चूँकि ज़ाती तौर पर उनको जानता नहीं हूँ, तो उन्होंने फिर उनके जो कज़न यहाँ पे थे उनके मुतालिक काफ़ी बातें की है। 88 में जो आए थे उसके मुतालिक बात की है। तो बहरहाल ये 2009 में बाज़ाब्ता तौर पे फ़ोन पे मेरी उनसे जो है ना गुफ्तगू थी। इसी गुफ्तगू में मैंने दिलीप साहब से ये कहा कि दिलीप साहब, हम चाहते हैं, पेशावर के लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों को अमूमन और ख़ुसूसन बम्बई और पेशावर के लोगों को जो है ना आपस में करीब लाने के लिए जो है ना हम चाहते हैं कि आपकी सालगिरह यहाँ पे हम मनाएं। तो दिलीप साहब के तारीख़ी अल्फाज मुझे याद है कि मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मेरे घर के अलावा मुंबई में पेशावर जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, अगर वहाँ पे मेरी सालगिरह आप लोग मनाते हैं तो ये मेरे लिए किसी एजाज़ से कम नहीं है। और आप इजाज़त मांगते हैं, मेरी तरफ से आपको इजाज़त है। मेरी मुलाकात उनके साथ हुई थी बाज़ाब्ता तौर पे। एक तो 1998 में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तब मैं छोटा था और इतनी समझ भी नहीं थी कि दिलीप साहब जो है ना इतने बहुत बड़े इंसान हैं। वालिद साहब के साथ, चूँकि मेरे वालिद साहब उनके बहुत बड़े फ़ैन थे, तो तब इनके मुतालिक इतनी जानकारी मुझे भी नहीं थी। लेकिन जब फ़ोन पे मेरी 2009 में बात हुई थी और उसके बाद जब मैंने इनके मुतालिक इन्फॉर्मेशन ली है, तो तब मुझे ये फ़ख्र महसूस हुए कि शुक्र मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने फ़ोन पे कम से कम उनसे बात की है। फिर उसके बाद मेरी दूसरी मुलाकात उनके साथ इंग्लैंड में हुई थी, लंदन में, बर्मिंघम में। तब वो एक शो के लिए आए थे वहाँ पे और मैं जर्मनी जा रहा था। तो बहरहाल जब पता चले कि दिलीप साहब यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैंने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि किसी तरीके से दिलीप साहब से मेरी बिलमुशाफ़ा मुलाकात हो। तो उनके सेक्रेटरी थे, मुझे किसी ने उनका एड्रेस दिया, उनके साथ मैं मिला हूँ कि मियाँ आफ्ताब साहब उनका नाम था, कि आफ्ताब साहब मैं दिलीप साहब से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो तो बहुत बिजी हैं, मिलना मुश्किल होगा, उनका स्केजुअल ऐसा है कि उसमें टाइम निकालना मुश्किल होगा। मैंने वैसे फिलबदी उनको कहा कि आप सिर्फ उनको ये कह दें कि शकील नामी लड़का पेशावर से बस आपसे मिलने के लिए आया। और मैं मायूस होकर जो है ना फिर अपने काम पे लग गया था। आप यकीन जानिए कि उनकी मसरूफियात जारी थी और तकरीबन 2-3 घंटे के बाद मुझे मैसेज मिला कि जी दिलीप साहब आपसे मिलना चाहते हैं। और वो जो उनके साथ मेरी मुलाकात थी वो इंतहाई यादगारी मुलाकात थी, उस तारीख़ी मुलाकात थी। उसमें काफ़ी हम लोगों ने बातें की है। और तब उन्होंने मुझसे पूछा कि आप वही शकील है जो 2009 में आपसे मेरी बात हुई थी और आप मेरी सालगिरह वहाँ पे मनाते हैं।
हालांकि उनको मैंने ये नहीं कहा था कि भाई वो शकील जो आपकी सालगिरह पाकिस्तान में मनाता है मैं वो शकील हूँ, सिर्फ सिंपल मैंने ये कहा था कि मैं पेशावर से शकील हूँ। तो बहरहाल सिर्फ पेशावर से चूँकि उनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा थी तो लिहाजा बाकी रेफरेंसेस अपनी जगह पे, लेकिन पेशावर के नाम की वजह से उन्होंने फिर मुझे मुलाकात के लिए बोला। कहा कि 1988 में जब पहली मरतबा, मतलब 1934 के बाद या 35 के बाद जब 1988 में मैं पाकिस्तान आया था तो पेशावर के लोगों ने यूसुफ खान को जो इज़्ज़त दी थी वो इज़्ज़त अफजाई और वो चीज़ें जो है ना आज तक मैं महसूस कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने जो एक मज़े की बात ये बताई कि जब मैं अपने घर के दरवाज़े पे पहुँचा हूँ महला खुदादाद में, तो दरवाज़े पे मैंने जब पीछे मुड़ के देखे तो लोगों का हजूम था। तो मैंने लोगों से एक रिक्वेस्ट की है, पेशावर के लोगों से, कि भाई मुझे आप 1 घंटा दे दें। और जो लोग मेरी सिक्योरिटी पे मामूर थे, गवर्नमेंट के लोग थे, उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे आप लोग 1 घंटा दे दें, मैंने अंदर जाके अपने रिश्तेदारों से मिलना है। तो दिलीप साहब ने कहा कि मुझे एक बंदे ने ये कहा कि जी वो तो सब फौत हो गए हैं। तो मैंने कहा नहीं, मेरी वालदा, मेरे वालिद और मेरी दादी वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे महसूस हो रहा है इस दरवाज़े से एक महक मैं महसूस कर रहा हूँ और वही महक है जो मैं ये दरवाज़ा छोड़ के जब गया था तो वही खुशबू मैं महसूस कर रहा हूँ। तो मतलब ये है कि मेरा इंतज़ार अंदर हो रहा है, बस आप लोग सिर्फ 1 घंटा मुझे दे दें ताकि मैं अपने बचपन में खो जाऊँ और बचपन में खो के मैं अपने रिश्तों से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब मैं अंदर गया हूँ मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया बाहर की तरफ। ये उनके तारीख़ी अल्फाज थे कि जब मैं दरवाज़े पे खड़ा था तो बाहर मैं दिलीप कुमार था और दरवाज़े के जब अंदर मैं गया तो मैं यूसुफ खान था। और जैसे मैंने दरवाज़ा बंद किया तो अंदर से मुझे मेरी दादी ने बाकायदा तौर पे जो आवाज़ दी है वो आवाज़ मैंने सुनी और वो था, यूसुफी तू आ गया है। तो मेरी दादी, उसने कहा कि सामने जो है ना वो कमरे जो उसका बरामदा था वहाँ पे वो खड़ी थी और मेरी वालदा और मेरे वालिद जो है ना वो सीढ़ियों पे मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने बाकायदा तौर पे गया हूँ वहाँ पे, उसी फ़र्श पे मैं बैठ रहा हूँ जिस फ़र्श पे मेरी दादी मुझे रात को सुलाया करती थी और वही आवाज़ें जो है ना गूंजने लगी है जो मेरे बचपन की थी। तो उसने कहा कि वो 1 घंटा मेरी पूरी उम्र पे जो वो हावी था, क्योंकि उस 1 घंटे ने मुझे मेरे रिश्ते जो है ना वो याद दिलाएं और उन्हीं रिश्तों की वजह से दोबारा मुझे जो है ना अपने बचपन में जाना पड़ा और मैं दिलीप कुमार से यूसुफ खान बनाऊं। तो उसने कहा कि ये मेरा काफ़ी यादगार और तारीख़ी सफ़र था। उसके बाद ना मैं अपने बचपन में गया हूँ, क्योंकि 1998 में जब मैं आया था तो इसी उम्मीद पे आया था कि मैंने दोबारा अपने बचपन में जाना है, लेकिन मुझे लोगों ने जाने नहीं दिया। तो मेरा बचपन वही 1 घंटा जो है ना वो मेरा तारीख़ी बचपन रहा। तो दिलीप साहब ने कहा कि जब मैं, चूँकि उनकी वालदा भी फ़ौत हुई थी, उनके वालिद भी नहीं थे, वो भी फ़ौत हुए थे, उनकी दादी भी फ़ौत हुई थी, लेकिन तस्वुराती तौर पे उनके जहन में ये था कि वही मेरा बचपन है, वही मेरे रिश्ते हैं और सब इंतज़ार कर रहे हैं। तो बाकायदा दिलीप साहब कह रहे हैं कि कहते हैं कि जब मैं अंदर गया हूँ तो यही जो रिश्ते थे जो उस वक्त दुनिया में नहीं थे वो उनका इंतज़ार कर रहे थे। तो ये होता है बाज़ औक़ात इंसान पे जो है ना तस्वुराती और जज्बाती जब कैफियत उनकी जो है ना वो हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो चीज़ें उनको बाकायदा तौर पे नज़र आती हैं। और ये उनकी मोहब्बत थी इस घर से, अपने रिश्तों से और इस शहर से। 1998 में जब यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे तो उनकी तो ख्वाहिश थी कि मैं दोबारा अपना घर देखूँ, लेकिन जब वो यहाँ पे आए बाकायदा तौर पर किसा खानी मस्जिद कासिम अली ख़ान तक वो आए हैं, लेकिन जब लोगों का जम गफ़ीर उन्होंने देखा, रश देखा, तो उसमें मुमकिन नहीं था और सिक्योरिटी वाले ने इनको इजाज़त नहीं दी। दिलीप साहब जो यहाँ पे अपने रिलेटिव के साथ रहायश पजीर थे, रात के 3 बजे उन्होंने ये फ़ैसला किया और पूरी रात जो है ना वो जागते रहे कि रात के 3 बजे दोबारा मैं विज़िट करूँगा। और वो फिर प्राइवेट गाड़ी में जो है ना, गवर्नमेंट की गाड़ी में नहीं, प्राइवेट गाड़ी में जब अपने घर देखने के लिए आए तो उससे ज़्यादा रश था। मज़े की बात ये थी कि लोगों के जहन में था कि दिलीप साहब आए हुए वो हर सूरत अपने घर देखने के लिए आएंगे, चाहे वो सुबह का टाइम हो या रात का टाइम हो, किसी वक्त भी वो आ सकते हैं। तो लोग उसके इंतज़ार में बैठे हुए थे। वो रश देख के मजबूरन वो फिर वापस चले गए थे। 2005 में जब हम मुंबई गए वफद की सूरत में, तब वहाँ पे मुंबई में हम एक होटल में थे जो कादर ख़ान साहब का था। कादर ख़ान साहब की मेहमान नवाज़ी अगर मैं यहाँ पे उसका ज़िक्र ना करूँ तो वो ज़्यादती होगी, चूँकि उनका ताल्लुक़ भी क्वेटा से था
और उनको भी जब पता चलता था कि भाई पेशावर से या क्वेटा से कोई लोग आ रहे हैं तो वो काफ़ी खुश होते थे। तो तब उनको अपने मैनेजर जो उनके मुस्तफ़ा थे उन्होंने बताया था कि भाई पेशावर से लोग आए हुए हैं और आप लोग जो है ना उनसे मिलने हैं। तो उसमें कादर ख़ान साहब ने न सिर्फ हमसे उन्होंने मुलाकात की है, मुलाकात के लिए आए थे, बल्कि उसमें उन्होंने रात का खाना भी हमें खिलाया। और कादर ख़ान साहब ने हमें ऑफ़र की थी कि भाई सारा हिंदुस्तान आप देख लें, वो एक साइड पे, और अगर आपके दिलीप कुमार साहब से मुलाकात ना हो तो ये ट्रिप आपका नामुकम्मल रहेगा। उस टाइम पे उस दिलीप साहब ने फिर कादर ख़ान साहब ने दिलीप साहब को फ़ोन किया कि भाई इस तरह आपसे कोई मिलने के लिए आए हुए हैं। तो दिलीप साहब, मुझे कादर ख़ान साहब के ये अल्फाज याद हैं कि दिलीप साहब ने कहा कि भाई आप थोड़ी देर तक मैं आपको कहता हूँ। तकरीबन कोई घंटा 1.5 घंटे के बाद दिलीप साहब की तरफ से इनको कॉल आई कि भाई मैं अपना ड्राइवर और गाड़ी भिजवा रहा हूँ, जितने मेहमान हैं आप इसको जो है ना ड्राइवर के साथ करके आ जाएं। तो तकरीबन 20-25 मिनट का रास्ता तय करके हम जब दिलीप साहब के घर पहुँचे हैं और वहाँ पे दरवाज़े पे दिलीप साहब ने जिस तरीके से हमारा इस्तकबाल किया, वो बयान करना जो है ना वो मेरे लिए मुश्किल क्या बल्कि नामुमकिन है कि ख़ुद दिलीप साहब जो है ना फूलों के हार वहाँ पे लेके हाथ में, और वो हम सब का इस्तकबाल उन्होंने वहाँ पे किया, रात का खाना खिलाया, काफ़ी गपशप उन्होंने लगी। फिर उन्होंने हमें पेशावर हवेली जो वहाँ पे उसकी सैर करवाई है। उन्होंने कहा कि ये पेशावर की हवेली मैंने बनाई है पेशावर के लोगों के लिए, चाहे कोई मुझे जानता हो ना जानता हो, लेकिन जब मुझे पता चलता है कि पेशावर से कोई आया हुआ है तो उसकी रिहाइश, खुराक, तमाम चीज़ें जो है वो मेरे ज़िम्मे। अच्छा, दिलीप साहब की एक और ख़ुसूसियत मैं आपको बताऊँ। दिलीप साहब से मिलना जो है ना वो इंतहाई मुश्किल, ये दिलीप साहब के अल्फाज थे कि हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर से मिलना आसान है, और लोग कहते हैं, ये दिलीप साहब के अल्फाज हैं कि मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि मुझसे मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिसके पास पेशावर की शनाख्त हो वो मेरे साथ डायरेक्ट मिल सकता है। ये इनका बड़ापन था पेशावर के लिए। तो मरते दम तक दिलीप साहब ने जो है ना पेशावर के लोगों का, मैं समझता हूँ कि जो पैदाइश का हक़ था वो अदा किया है। पेशावर की 2500 साल पुरानी तारीख़ है। 2500 साल में पेशावर की इतनी पहचान नहीं बनी, इतनी इसको जो है ना वो शोहरत नहीं मिली, जितनी शोहरत दिलीप साहब के मरने के बाद पेशावर को उनकी वजह से मिली है। तो मेरे ख्याल में दिलीप साहब ने मरने के बाद पेशावर का जो हक़ था वो अदा किया है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।